हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन हब में सबका स्वागत करता हूं। एंड लेसन 4 इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक्स है, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की बात करें तो, बिकॉज़ ये वो दौर था छठी शताब्दी के शुरुआत में, जब छठी शताब्दी बीसी के शुरुआत में जब थोड़ा सा पॉलिटिकल टर्माइल था, रिलीजियस ट्रांजिशन चल रहा था और वैदिक काल से लोग खुश नहीं थे। ब्राह्मणिज्म बहुत ज़्यादा फैल गया था। प्रिस्टलीहुड जो क्लास था वो एक अपर स्ट्राटा पे बैठा हुआ था और आम जनता जो थी वो काफ़ी कष्ट में थी। समाज 4 वर्गों में बँट चुका था। जो 2 लोअर कास्ट के मतलब जो वैश्य और जो शूद्र थे वो उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही थी। इनफैक्ट प्रीस्ट और या फिर ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय भी चल रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी दिक्कतें चल रही थी। बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया था उस समय सोसाइटी में। तो नई सोच, नई उम्मीद के साथ ये 2 फिलोसफी आई आपके सामने, 2 जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। इससे पहले बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर किसी भी स्टेट के सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, बिकॉज़ यहाँ पे आपको वो सारा मटेरियल मिल जाएगा जो आपको ज़रूरत है आपके सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में। बहुत सोच समझ के, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी क्लासेस तैयार की गई हैं। अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हो जिसका बेसिस लक्ष्मीकांत है, और यदि आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ने चाहते हो जिसका बेसिस मैंने लिया हुआ है रमेश सिंह की किताब से, तो ये दोनों सीरीज़ कंप्लीट है और आप इसको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, बिना किसी कंटेंट को खोए हुए। कंटेंट का लॉस नहीं है उसमें कुछ भी, और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएगा। तो इसे आप देख सकते हैं। साथ में इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अगर आप देखना चाहो, जिसके लेखक हैं बिपिन चंद्रा, तो वो भी मैंने सीरीज़ कंप्लीट कराई हुई है। काफ़ी छोटी सीरीज़ है ये, 25 घंटे की सीरीज़ है, लेकिन सब कुछ है जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में चाहिए होगा। सब कुछ, एवरीथिंग, एक्सप्लेनेशन बहुत तगड़ा है, देख सकते हो। ये एंशिएंट हिस्ट्री की चल रही है सीरीज़, इसको मैं जल्द कंप्लीट करके मॉडर्न भी ख़त्म कर दूंगा ताकि हिस्ट्री भी अपना ख़त्म हो जाए। ठीक है, पूरा कंप्लीट। चलिए, अब बातें बहुत हो चुकी हैं, अब हम काम पे चलते हैं और शुरुआत करते इस चैप्टर को, इस लेसन को। चलिए देखिए, 6th सेंचुरी बीसी में बड़े बड़े थिंकर्स हुए, इवन इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में भी। इसमें अगर इंडिया की बात करें तो 2 बड़े थिंकर हैं जिनका नाम है बुद्ध और महावीर। दोनों लगभग समकालीन माने जाते हैं, उसी समय, एक ही समय के आसपास में, थोड़ा सा अंतर है। दोनों ये थिंकर भारत में फेमस हुए, बुद्धा और महावीर। इनका नाम अलग अलग है, मैं आपको बता दूंगा, काफ़ी डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, टेंशन नहीं, अभी तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, साथ में हेराक्लिटस जोरोस्टर जो कि ईरान के थे, कन्फ्यूशियस जो कि चाइना के थे, लाओ से, ये सारे थिंकर्स हैं। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में अगर आप जानना चाहो तो गूगल कर लेना। बहुत ज़्यादा इनके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानना ज़रूरी है कि ये थे कहाँ के, और थोड़ा बहुत इनके बारे में आप गूगल कर लेना। बाकी आगे क्लासेस में भी मिल जाएंगी, डोंट वरी। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं बताऊँगा। हम लोग अपना जो डिस्कशन है लिमिटेड रहेंगे, हमारे काम से काम हमें रखना है, हमें मार्क्स फेच करने हैं, हमें कोई रिसर्चर नहीं बनना है। ठीक है, चलो, तो इन इंडिया जो ये पीरियड था जैनिज़्म बुद्धिज़्म का, उस समय के आसपास देखा गया जो जो रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट्स थे, राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स रिलीजन डोमिनेटेड बाय राइट्स एंड रिचुअल। तो रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशंस जो थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे थे और राइज हो रहा था हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स का, और ये सुपरसीड करना चाहते थे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन। हेटेरोडॉक्स वर्सेस ऑर्थोडॉक्स रिलीजन यहाँ पे
राइट्स एंड रिचुअल्स के साथ काफ़ी विवाद हो। कहने का मतलब डिटेल में अगर थोड़ा सा इसको और मैं एक्सप्लेनेशन दूँ इसकी, तो मैं ये कहूँगा कि आपको मैंने अर्ली वैदिक पीरियड पर पढ़ाया था। इस पीरियड में चीज़ें काफ़ी नॉर्मल थी, ठीक ठाक चल रही थी। जो समाज में प्रिस्लीहुड था वो इतना डोमिनेट नहीं करता था। रिचुअल्स एंड राइट्स मतलब सब लॉजिकल थे, ठीक ठाक चल रहा था। समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी इतनी ज़्यादा जटिल नहीं थी। लेकिन जैसे लेटर वैदिक पीरियड आया ना, तो उसमें वर्ण विभाजन हो गया, 4 वर्णों में बट गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें जो प्रीस्टली क्लास जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं उसका डोमिनेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर हेट्रोजीनस सोसाइटी होती है तो वो अच्छी बात होती है, लेकिन अगर ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी हो जाए, मतलब कि एक जो क्लास है वो डोमिनेट करने लगे सबको, बोले कि मैं ही सबसे सुपीरियर हूँ, तो वो बात ठीक नहीं होती। और ये 6ठी शताब्दी के शुरुआत में ऐसा देखा गया कि ऑर्थोडॉक्स जो थे वो हेट्रोडॉक्स को कहीं ना कहीं सुपरसीड अप करने लगे थे, और इनकी जो स्थिति थी, जो लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी की, वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड, आगे और बढ़ते हैं। देखिए, रीजन बड़े ज़रूरी हो जाते हैं कि क्यों भाई जैनिज़्म बुद्धिज़्म की क्या ज़रूरत पड़ी, इनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि ये सब इस सर्च में, ट्रूथ के सर्च में और नए रिलीजन की खोज में, सब नई चीज़ों को ढूंढने ये लोग निकल गए। तो अब देखते हैं कॉजेज़ ऑफ फॉर द राइज ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, क्या कॉजेज़ थे उनको थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। कॉजेज़ कुछ इस प्रकार हैं। उस समय 6ठी शताब्दी के आसपास रिलीजियस अनरेस्ट चल रहा था भारत में, रिलीजियस अनरेस्ट। ठीक है, मतलब कि जो रिलीजन था और इनफैक्ट वर्ण विभाजन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उसमें पैदा हो रही थी। ब्राह्मण का तो क्षत्रिय से पंगा चल रहा था, बिकॉज कई बार ब्राह्मण इतना डोमिनेट करते थे कि क्षत्रिय भी रुष्ट हो जाते थे, और इनके डोगमाज वगैरह, इनके रिचुअल्स वगैरह इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि अब सबको प्रॉब्लम हो रही थी। वैश्य और शूद्र की हालत तो सबसे बुरी थी। ठीक है, वैश्य और शूद्र की हालत सबसे बुरी थी। तो रिलीजियस अनरेस्ट भारत में उस समय चल रहा था। इसके अलावा बात करें तो रिलीजियस अनरेस्ट के साथ में कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, जो मैंने आपको ब्राह्मण वाला जो बात बताया वो चल ही रहा था। लेटर वैदिक पीरियड की ये सब कहानी थी, बिकॉज सारी चीज़ें बदल गई थी। अर्ली वैदिक पीरियड में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी, लेकिन वो सारी चीज़ें धीरे धीरे जो एक डाइवर्जन था वो काफ़ी बुरा होने लगा था। सेक्रीफिशियल सेरेमोनीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा बृहत हो गई थी वहाँ पे, रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस काफ़ी ज़्यादा होने लगे थे, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो गई थी सारी चीज़ें। ब्राह्मणों को दान काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता था। सुपरस्टिशन आ गया था भारत में, मंत्रा वगैरह का सुपरस्टिशन काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था। इसके अलावा टीचिंग ऑफ उपनिषद, जो कि एक ऑल्टरनेट की तरह माना जा रहा था, वेदों के ऑल्टरनेट की तरह माना जा रहा था उपनिषद को, वो भी काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल था, और समझ में आम जनता को तो बिल्कुल नहीं आता था। तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। बोला उपनिषद अगर ऑल्टरनेटिव हो जाता तो इसी को चुन लेते, तो उपनिषद ने भी वो काम ये इसमें काफ़ी ज़्यादा सोल के बारे में, पृथ्वी, सोल, मतलब मेटा फिजिक्स की ज़्यादा बात होती थी। वैसी चीज़ें जो प्रैक्टिकल नहीं है, काफ़ी फिलोसफिकल नेचर की बातें होती थी इसमें, तो लोगों को समझ में नहीं आता था। तो उपनिषद भी अल्टरनेटिव नहीं मिला, तो इस कारण से जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का राइज हुआ इस पीरियड में। चलिए और आगे बढ़ेंगे। ए सिंपल, शॉर्ट एंड इंटेलिजिबल वे टू साल्वेशन was required for all the people and that too in the language of what they know। मतलब कि एक ऐसा रिलीजन, एक या ऐसा तरीका लोगों को चाहिए था जो उनको साल्वेशन की तरफ ले जाए, साल्वेशन की तरफ ले जाए, और वो शॉर्ट हो, सिंपल हो, और वैसे लैंग्वेज में कोई उनको बता दे जो कि पाली हो, प्रकृत हो, इस टाइप की लैंग्वेज जो उस समय के लोग बोला करते थे, लोकल लैंग्वेज, या फिर कहते हैं कि लैंग्वेज ऑफ मासेस, लिंगुआ फ्रैंका जिसको कहते हैं। तो ये ज़रूरत थी, और इस ज़रूरत को कहीं ना कहीं बुद्ध ने समझा, महावीर ने समझा, और उन्होंने जैनिज़्म और बुद्धिज़्म ला दिया उस समय। तो ये सब राइज के कारण, और भी होंगे कारण, मैं दिखाता हूँ आपको। सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। हुआ क्या कि ये जो पीरियड था
6ठी शताब्दी के आसपास, और इससे पहले भी थोड़ा सा लेटर वैदिक पीरियड में ट्रेड वगैरह काफ़ी ज़्यादा करने लगे वैश्य, तो इनकी हालत सुधर गई। वैश्य और शूद्र भी थोड़े से सुधर गए थे, ये भी धीरे धीरे बिजनेस क्लास में आने लगे थे, तो इनकी हालत सुधर गई थी, इकोनॉमिक कंडीशन इनकी सुधर गई थी। लेकिन इकोनॉमिक स्टडी इकोनॉमिक जो कंडीशन है सुधरना, कहीं ना कहीं सोशल गारंटी नहीं देता है। सोशल गारंटी नहीं मिल रहा था, कहने का मतलब इनके पास पैसा आ गया, लेकिन जो ये रुतबा, जो समाज में स्टेटस चाहते थे वो नहीं मिल रहा था, बिकॉज ऑफ ब्राह्मण्स, क्षत्रिय भी थोड़ा बहुत उसमें, तो इनको वो जगह नहीं मिल रही थी। अभी भी ये आउटकास्टेड थे, अभी भी इनको समाज से बाहर ही रखा जाता था। तो ये कारण थे कि बुद्धा ने और जैन ने, महावीर ने इसको अच्छे से यूज किया। इन्होंने ऐसा धर्म बना दिया जिसमें सब मेंबर बन सके, तो इन लोगों को जगह मिल गई यहाँ पे, शूद्र की और वैश्य की। इनको इकोनॉमी के साथ सोशल भी स्टेटस चाहिए था, तो इनको ऑप्शन के तौर पे महावीर और बुद्धा की जैनिज़्म और बुद्धिज़्म इनको सूट कर रही थी, तो इन्होंने उसमें ज्वाइन किया और कहीं ना कहीं जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का राइज हुआ। तो देखो, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर में रिजिड कास्ट सिस्टम था, जो मैंने बताया आपको, ब्राह्मण डोमिनेट करते थे। हायर क्लास एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज, जो लोअर कास्ट को नहीं था। क्षत्रिय वाज ऑल्सो रिसेंटेड बिकॉज ऑफ द ब्राह्मण, ये भी कई बार ब्राह्मण के इंटरफेरेंस से काफ़ी परेशान हो जाते थे। एंड डोमिनेशन जो था प्रिस्टली क्लास का काफ़ी ज़्यादा था, इन सबको ख़त्म करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब हम बात करेंगे बोथ बुद्धा एंड महावीरा। एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों क्षत्रिय ओरिजिन के थे, कहने का मतलब है कि ये दोनों ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन दोनों क्षत्रिय थे, और ब्राह्मणों से रुष्ट थे ये बेचारे। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको पसंद नहीं आ रहा था उनका जो डॉगमा था, डोमिनेशन था सोसाइटी में, और जो सुपरस्टिशन उन्होंने फैलाया था, बिलीफ वगैरह सब चेंज कर दिया था लोगों का, वो इनको पसंद नहीं आता था। तो ये है कि क्षत्रिय रुष्ट थे, तो ऑब्वियसली बुद्धा और महावीरा भी क्षत्रिय थे, तो इन्होंने सच की तलाश में काफ़ी पिनांस किया, और फाइनली पिनांस करने के बाद जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की तरह से इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया अपना। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें ग्रोथ ऑफ ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। इससे क्या हुआ, वैश्य जो थे ट्रेड करते थे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया, लेकिन इनको अभी भी सोशल स्टेटस नहीं मिला। जो मैंने प्रीवियस पॉइंट में आपको एक्सप्लेन किया था, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। दे बिगैन टू एक्सटेंड सपोर्ट टू बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ताकि इनको सोशल स्टेटस मिल सके, इसलिए भी राइज होता है यहाँ पे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का। ठीक है, बात आई थिंक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही होगी, तो लाइक वाइक कर देना, दोस्तों को भी शेयर करना। चलिए, अब हम बात करेंगे जैनिज़्म के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो जैनिज़्म में तीर्थंकर्स हुआ करते थे, तीर्थंकर्स जो इसको हेड करते थे ना, इस पर्टिकुलर धर्म को, इसको तीर्थंकर कहा जाता था। तो जो इसमें वर्धमान महावीरा थे, जिनका पीरियड माना जाता है, इनका जन्म 539 BC में हुआ था, और ये इनकी मृत्यु जो है 567 BC में हो गई थी। तो ये लगभग 72 साल जिंदा रहे थे। 72 साल में इनकी मृत्यु हो गई थी पावापुरी में, वो सारी डिटेल में हम जानेंगे, कोई बात नहीं है। तो ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ही वॉज द 24th तीर्थंकर ऑफ द जैन ट्रेडिशन। ही वॉज बॉर्न एट कुंडलग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है। वैशाली आज की डेट में कहाँ पे है बताना मुझे कमेंट करके, पता ही होगा आई थिंक, अगर सीरियसली तैयारी करते हो तो ये वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ये एक क्षत्रिय थे। इनके माता पिता का नाम मैं अगर बताना चाहूँ तो ये सिद्धार्थ इनके पिता थे, और इनकी माता का नाम था त्रिशला। और इनकी शादी जो थी, महावीर की बात करें तो इनकी शादी हुई थी यशोदा से, यशोदा नाम की एक महिला से, और एक इनको बच्ची भी थी, एक डॉटर भी थी इनको। तो ये इनकी थोड़ी सी जानकारी मैंने यहाँ पे रख दी। आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब जब ये 30 साल के जब हुए, तो इनको लगा कि यार समाज में क्या चल रहा है, मुझे कुछ सीखना चाहिए, मुझे पता नहीं चल रहा है। सच की जानकारी इनको पाने की इच्छा हुई, अर्ज हुआ इनको। सो ही बिकम एन एसेटिक बन गए, और वॉन्डरिंग करने लगे, मतलब जाके सच की तलाश में जंगलों में घूमना इन्होंने शुरू कर दिया। 12 साल तक ये घूमे। 13वें साल तक ये जब पेनांस कर रहे थे, मतलब
जो तपस्या कर रहे थे उसमें इनको अटेंड किया इन्होंने हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसको कहा गया केवला ज्ञाना। केवला ज्ञाना ये टर्म पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। जब इनको हाईएस्ट नॉलेज स्पिरिचुअल नॉलेज जब इनको प्राप्त हुआ तो इनको क्या क्या कहा गया? ही वॉज कॉल्ड महावीरा एंड जिना, या फिर केवला ज्ञाना इनको प्राप्त हुआ और इनको कहा गया महावीर या फिर जिना, महावीर या फिर जिना। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे। मज़ा आ रहा होगा आपको, मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर देना वीडियो को। इनके फॉलोअर्स जो थे उनको कहा गया जैन। जो लोग जीना या फिर जैन धर्म को फॉलो करते थे उनको जैन्स कहा गया, जैन्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई जैनिज़्म को जो फॉलोवर थे उनको क्या कहा गया? तो भाई साहब उनको कहा गया जैन, और इनके रिलीजन को जैनिज़्म। ठीक है, इन्होंने क्या पढ़ाया इसके बाद जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ही प्रीच्ड हिज डॉक्ट्रिन्स फॉर 30 ईयर्स। 30 साल तक इन्होंने डॉक्ट्रिन अपनी पढ़ाई और 72 साल की उम्र में फाइनली इनका देहांत हो गया। ठीक है, 30 साल तक इन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन को पढ़ाया। 72 साल में पावापुरी, जिसे पावा भी कहते हैं, राजगृह में पड़ता है ये जगह काफ़ी अच्छी है, जाना कभी मौका मिले तो, जैन से संबंधित है। यहाँ पे इनका देहांत हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टीचिंग्स ऑफ महावीरा, इन्होंने क्या शिक्षा दी, इनका मूलभूत सिद्धांत क्या था, क्या इन्होंने पढ़ाया, क्या टीचिंग्स है इनकी, ये जान लेते हैं। अब देखिए ज्ञान प्राप्त हो गया था तो जो ज्ञान था वही पढ़ाया होगा इन्होंने। तो 3 प्रिंसिपल इन्होंने पढ़ाए, 3 प्रिंसिपल इन्होंने बताया, जिसको हम लोग त्रिरत्ना भी कहते हैं या फिर 3 जेम्स भी कहते हैं। त्रिरत्ना या फिर 3 जेम्स भी इसको कहते हैं। चलिए इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला जो था, इन्होंने कहा कि देखिए भैया, मेरा पहला त्रिरत्न में से पहला है राइट फेथ। मतलब जो भी मेरा फॉलोअर है उसका जो फेथ होगा वो राइट फेथ होना चाहिए। इसका मतलब ये है, मतलब क्या है राइट फेथ, तो इन्होंने बोल दिया, लेकिन इसका मतलब भी निकलना चाहिए ना। तो इन्होंने कहा कि मैं जब राइट फेथ बोलता हूँ तो मेरा मतलब ये है कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ, मेरा जो विजडम है, मतलब बिलीफ इन टीचिंग्स एंड विजडम ऑफ महावीरा, दिस इज़ कॉल्ड राइट फेथ। मतलब आपको मेरे बताई गई बातों में, मेरी टीचिंग्स में, विजडम्स में आपको बिलीव होना चाहिए, आपको फेथ होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड राइट फेथ। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा इन्होंने कहा राइट नॉलेज, दैट इज़ मीनिंग अगर इसकी देखें तो एक्सेप्टेंस ऑफ थ्योरी दैट देयर इज़ नो गॉड इन द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज रनिंग विदाउट ए क्रिएटर। वर्ल्ड में ऐसा कोई क्रिएटर नहीं, कोई गॉड नहीं है, इस थ्योरी को मानो, दिस इज कॉल्ड राइट नॉलेज। एंड इन्होंने ये भी कहा कि राइट नॉलेज में एक और बात मैं बताता हूँ कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं धरती पे उस सब में सोल होता है, चाहे वो जिंदा हैं, आपको पेड़ पौधे कुछ भी दिख रहा है उनमें सोल होता है, एंड दे गेट हर्ट, इफ़ यू हर्ट देम दे गेट हर्ट। तो इन्होंने कहा कि ये राइट नॉलेज है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, दिस इज़ कॉल्ड राइट नॉलेज। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो त्रिरत्ना का पार्ट था वो है राइट कंडक्ट, दैट इज इन मीनिंग रेफर्स टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ 5 ग्रेट वोज प्रतिज्ञा। ठीक है, मतलब 5 वो ऐसी प्रतिज्ञा आपको करनी पड़ेगी जिसे कहते हैं राइट कंडक्ट। वो क्या था? नॉट टू इंज्योर लाइफ, आप लाइफ को इंज्योर नहीं करोगे। तो ये लाइफ को नहीं इंज्योर करना एक रीज़न भी बना इनके डिक्लाइन का, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेंबरशिप इससे ग्रो नहीं हुई, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था फॉलो करना। अब एग्रीकल्चर में भी बोला गया कि एग्रीकल्चर मत करो, ये इन्होंने प्रमोट किया, बोला कि अगर आप एग्रीकल्चर करोगे तो उससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो मतलब ये नहीं करने से फिर तो इकोनॉमी कैसे चलेगी, तो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो गया था। एनीवे, पहले आप जानकारी रखो, नॉट टू इंज्योर लाइफ। और दूसरा जो इन्होंने बोला नॉट टू लाई, बोला झूठ मत बोलो, ये तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट है नॉट टू स्टील, ये भी अच्छी बात है, चोरी नहीं करो। नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ये भी चलो ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं एक्वायर करो, हालांकि इससे भी लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। इसके अलावा नॉट टू लीड इमोरल लाइफ, अब ऐसा नहीं कि रेप कर रहे हो, मतलब इमोरल लाइफ नहीं जीना है आपको मोरल लाइफ जीना है, एंड यू हैव टू बी स्टैंड आउट। ठीक है, तो ये इनका
तीन जो था इनका प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल जिसे त्रिरत्ना कहा गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जानते हैं। इन्होंने बोला कि जो क्लर्गी है या फिर लेमैन है, जो भी हमारे मेंबर होंगे, वो चाहे क्लर्गी मतलब कि जो इस धर्म को फैलाते हैं, जो मतलब इसका प्रचार प्रसार करते हैं, या फिर लेमैन जो मेंबर है, इसके फॉलोवर हैं जो इसको फॉलो करते हैं, सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा। अहिंसा क्या था? इन्होंने कहा कि ऑल ऑब्जेक्ट्स जो हैं दुनिया में उस सब में सोल है और वेरियस डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है इनमें। दे ऑल पोसेस लाइफ एंड फील पेन व्हेन दे इंजर्ड। तो बोला कि जब भी आप इंजरी करते हो, इनको कुछ भी चोट पहुंचाते हो, पेड़ काटते हो या फिर कुछ भी करते हो, खेती करते हो, तो कोई ना कोई लाइफ को इंजरी होती है और इससे क्या है, हिंसा हो जाती है। तो आपको अहिंसा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और मैंने बताया ना कि एग्रीकल्चर भी मुश्किल हो गया था, अगर इसके फॉलोअर कोई बनता था, एग्रीकल्चर वो नहीं कर पाता था तो काफ़ी दिक्कत होती थी, घर कैसे चलाएगा, है ना। तो ये इसका एक स्ट्रिक्टली फॉलो करने का ये एक नियम था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। इट रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड वर्चुअल वैदिक रिचुअल्स। तो महावीरा का जो जैनिज्म था, इन्होंने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया जो वेद की अथॉरिटी थी, जो कि मतलब सैक्रिफाइस करना, ये वो तमाम चीज़ें जो थी, रिचुअल्स वगैरह, उसमें बोला ये सब बोगस है, बकवास है, सब नहीं फॉलो करना है, रिजेक्ट करना है। तो इसके जो मेंबर थे वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते थे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। देखो यहाँ पे पॉइंट आ ही गया, वॉज कंसिडर्ड टू बी द सिनफुल बिकॉज ऑफ द इंजरी टू द अर्थवॉर्म्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। बोला कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया। आई होप इसको एक्सप्लेन करने की फर्दर ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे किसी का भी। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ एसेटिज्म, मतलब कि सेलिबेसी एसेटिज्म आपको एक्सेप्ट करना है, आपको रिनाउंसिएशन करना है, स्टारवेशन करनी है, आपको न्यूडिटी करनी है, मतलब अदर फॉर्म ऑफ सेल्फ टॉर्चर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, जिससे कि ये धर्म जो है ना थोड़ी इम्प्रैक्टिकल हो गई। आम जनता इससे फिर पीछा छुड़ाने लगी, बोला यार एसेटिज्म वाली लाइफ कैसे जिएंगे, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, स्टारवेशन, भूखे भी रहना पड़ेगा, न्यूडिटी, कपड़े नहीं पहनने हैं, तमाम चीज़ें इसमें, फिजिकल टॉर्चर वगैरह, सेल्फ टॉर्चर वगैरह भी इसमें शुरू हो गया। तो लोगों को दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा होने लगी। कोई बात नहीं है, चलिए और इसके बारे में जानते हैं। अब हम चलिए इसके बारे में, तो टीचिंग्स के बारे में हमने देख ली, अब हम देखते हैं स्प्रेड कैसे हुआ, इसका कहाँ कहाँ तक ये पहुँचा। तो जैनिज़्म का स्प्रेड करने के लिए एक मैकेनिज़्म चाहिए था, उस मैकेनिज़्म के को इंस्टीट्यूशन की तरह एक कोई बॉडी बनानी थी, तो संघ बनाया गया। संघ में जो क्लर्गी क्लास था या फिर जो प्रीचर क्लास था, वो जगह जगह जाके जैनिज़्म के बारे में स्प्रेड करता था, उसको इनकी टीचिंग को, महावीरा की, जगह जगह जाके बताया जाता था। तो इसमें मेन और वुमेन दोनों थे जो इसको फैलाते थे, स्प्रेड करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, आज भी आपको मिल जाएंगे इसको स्प्रेड करने वाले लोग, लेकिन जैनिज्म ऑफ जैन जो है काफ़ी कम है भारत में भी। नेक्स्ट देखते हैं रैपिड स्प्रेड। इसका रैपिड स्प्रेड कब हुआ? जब डेडिकेटेड वर्क किया मेंबर्स ने, वेस्टर्न इंडिया में फैलाया इसको, कर्नाटक वगैरह में भी गया, ठीक, काफ़ी ज़्यादा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको एक्सेप्ट भी किया था, जैन बन गए थे वो बाद में। चंद्रगुप्त मौर्य का काफ़ी ज़्यादा रोल आता है। खारवेला ऑफ कलिंगा का भी काफ़ी रोल है। रॉयल डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया ने भी काफ़ी इसमें रोल प्ले किया। एंड जैसे गंग, कादम्बस, चालुक्य, राष्ट्रकूटा, ये सब ने जैनिज़्म को प्रमोट किया और इसको एम्ब्रेस किया। तो आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया था, एम्ब्रेस किया था, या फिर जैनिज़्म को? तो वो जैनिज़्म आंसर लगाना वहाँ पे। ये तो इनफैक्ट लास्ट में ये श्रवण बेलगोला करके एक जगह है जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पे चले गए थे ये चंद्रगुप्त मौर्य, अलॉन्ग विथ सम ऑफ द जैन मॉन्क्स, और जिसको लीड कर रहे थे भद्रबाहु, उनके साथ ही चले गए थे। और वहीं पे जाके श्वेतांबर और दिगंबर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आ गया। इन्होंने थोड़ा सा जैनिज़्म में मॉडिफाई किया कोड को, और इन्होंने श्वेतांबर और दिगंबर में बट गई उस समय जैनिज़्म। इसको डिटेल में आगे मिल जाएगा पॉइंट, कोई बात नहीं, मैं तो फिलहाल थोड़ा सा इसको अधिक जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन ये भी सोचना जरूरी है कि कहाँ कितनी जानकारी देनी है। तो फिलहाल ये जानो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को इम्ब्रेस किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ही नहीं, खारवेला का जो किंग था, खारवेला ऑफ कलिंगा, खारवेला जो थे ये किंग ही थे, कलिंग के राजा थे, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया। एंड मैक्सिमम रॉयल डायनेस्टी साउथ इंडिया की, जैसे कि चोल, चालुक्य, ये सब। इसके अलावा गंग, कादम्बस, चालुक्य, राष्ट्रकूटा, ये सब जो थे जैनिज्म को इन्होंने इम्ब्रेस किया था। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा ज़रूर, तो थोड़ा ध्यान देना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है एंड ऑफ 4th सेंचुरी BC। 4th सेंचुरी BC जब ख़त्म हुआ तो एक सीरियस फेमीन आया, कहाँ पे? गंगा वैली में। तो इसमें कई सारे जैन जो थे, लेड बाई भद्रबाहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ और भी कुछ जैन मॉन्क थे जो मैंने आपको बताया ही, तो वो श्रवण बेलगोला चले गए कर्नाटक में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो स्थूल बाहु थे जो कि रुक गए थे नॉर्थ इंडिया में ही, उन्होंने चेंज कर दिया कोड ऑफ कंडक्ट जो जैनिज्म का था, उसको चेंज कर दिया फॉर द मॉन्क्स। एंड जो ये श्वेतांबर और दिगंबर वाला कहानी था वो सामने आ गया। श्वेतांबर कौन से लोग हुए? वैसे लोग जो वहाँ पे भद्रबाहु के द्वारा लीड करके चले गए थे श्रवण बेलगोला में, वो श्वेतांबर कहलाए। ये वाइट क्लैड थे, ये वाइट रंग का कपड़ा पहनते थे। लेकिन जो दिगंबर थे वो स्काई क्लैड थे या फिर नेक्ड थे, ये हमेशा नंगे रहते हैं। आज भी ये मिल जाएंगे आपको, नंगे घूमते हैं बिल्कुल। तो श्वेतांबर और दिगंबर आपको पता होना चाहिए। श्वेतांबर, श्वेत से मतलब वाइट, वाइट क्लॉथ पहनते थे। दिगंबर मतलब दिगंबर या फिर स्काई क्लैड जो कि नेक्ड रहते हैं, बिल्कुल नंगे रहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए और अच्छे से याद भी होना चाहिए। चलिए, तो फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ पाटलिपुत्रा में, स्थूल बाहु उसके लीडर थे और ये लीडर थे दिगंबर्स के भी। तो पहला जैन काउंसिल सीधा पूछा जा सकता है कहाँ हुआ था, तो साहब टक से मारना वहाँ पे पाटलिपुत्रा, ठीक है। इसके दो ही काउंसिल हुए हैं, एक तो पाटलिपुत्रा और एक गुजरात में, वो आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए, स्थूल बाहु थे इसके आयोजक, इसके लीडर भी, दिगंबर्स के भी लीडर थे ये। बिगनिंग ऑफ 3rd सेंचुरी BC में हुआ था। सेकेंड जैन काउंसिल बल्लभी, यहाँ पे देखो बल्लभी जो गुजरात में पड़ता है, 5वीं सेंचुरी AD में, देखो सीधा 800 साल बाद बल्लभी में जैन काउंसिल हुआ, जहाँ पे फाइनल कंपाइलेशन हुआ जैन लिटरेचर का। और इसके कंपाइलेशन के बाद 12 अंगाज में ये कंपाइलेंस को रखा गया है। तो ये भी पूछा जाता है कई बार, कितने अंगाज में, अंश में ये जो है लिटरेचर को रखा गया, तो 12 अंग याद कर लेना, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ तक था जैनिज़्म। अब आएगा बुद्धिज़्म, जो कि अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब करना ना भूलना इस चैप्टर को, इस चैनल को, सॉरी। एंड इनफैक्ट PDF चाहिए तो PDF भी मैं दे दूंगा। सारी PDF तो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखी है, इसका भी कंप्लीट होते ही मैं PDF आपको दे दूंगा। आपकी कंप्लीट तैयारी मैं कराऊंगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।